हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है शासक तथा इतिवृत्त। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम इन सभी टॉपिकों को आज कवर करेंगे। ये 9 टॉपिक हैं जिन्हें आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो देख लेते हैं क्या क्या नाम है हमारे टॉपिकों का। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम है मुग़ल कौन थे। मुग़ल के बारे में पढ़ेंगे आज हम, मुग़ल थे कौन, इनका इतिहास क्या है। सेकंड पढ़ेंगे हम इसके बारे में, बाबर के बारे में पढ़ेंगे। मुग़ल शासक थे भी, हुमायूं के बारे में, अकबर के, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब, इन सभी शासकों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। मुग़लों ने कहाँ कहाँ राजधानी बसाई, कब बसाई, ये सब आज पढ़ेंगे हम। इतिवृत्त के बारे में पढ़ेंगे, इतिवृत्त था क्या और ये क्यों बनाए गए। और आज पढ़ेंगे हम पांडुलिपियों के बारे में कि मुग़लों की पांडुलिपि थी क्या, पांडुलिपि कहते किसे हैं, इतिवृत्त की रचना कैसे होती थी। भाषा के बारे में पढ़ेंगे, मुग़लों की क्या भाषा थी, उनकी चित्रकला क्या थी, किस तरीके की थी ये सब टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हमारे फर्स्ट टॉपिक का नाम है मुग़ल कौन थे। मुग़लों के बारे में पढ़ेंगे। तो मुग़लों के बारे में हमें ये पता चलता है कि 2 महान शासकों के वंशज थे जो माता की ओर से चीन से संबंध रखते थे, मगर दूसरी तरफ देखा जाए तो तुर्की से संबंध रखते थे। जो मंगोल थे उनका पहला शासक था जिसका नाम था बाबर। बाबर की माता जो थी वो चंगेज़ खान की वंशज थी और जो उनके पिता थे वो तुर्की के जो तैमूर थे उनके वंशज थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं मंगोल वे लोग थे जो 2 वंशों से संबंध रखते थे। उनका संबंध माता की ओर से चंगेज़ खान से था और पिता की ओर से तैमूर से था। मंगोल जो थे वो अपने आप को मुग़ल कहना पसंद नहीं करते थे, वो अपने आप को तैमूर से जुड़ा हुआ बताते थे। वो कहते थे हम तुर्की शासक तैमूर से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए वो अपने आप को कहते थे कि हम तैमूरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो तैमूरी अपने आप को इसलिए कहते थे क्योंकि तैमूर शासक जो था तुर्की का, उसने हमारे यहाँ की दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया था और कब्ज़ा करने के बाद अपने अंडर में ले लिया था दिल्ली को। इसलिए वो अपनी शान बढ़ाने के लिए अपने आप को तैमूर से जुड़ा हुआ बताते थे। और उन्होंने कई बार अपने चित्र भी बनवाए हैं। मुग़लों ने तैमूर शासक जो था उसके साथ चित्र भी बनाए हैं ताकि उनका सम्मान बढ़े। उनके सम्मान में उन्होंने चित्र भी बनाए हैं अपने मुग़लों के साथ। और हमें यह भी पता चलता है कि जो मुग़ल नाम जो है, मुग़ल नाम उन्होंने खुद नहीं रखा अपने लिए। जो मंगोल थे उन्हों का नाम जो रखा था वो यूरोपीय लोगों ने रखा था 16वीं शताब्दी में। और हम एक पुस्तक के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है जंगल बुक, जिसे किसने लिखा है, रडियार्ड किपलिंग ने लिखा है। इनकी जो नायक हैं, जिन्होंने करैक्टर जो है इनकी बुक के अंदर, उनका नाम है मोगली। जो मोगली नाम आया वो भी मंगोल से ही उत्पन्न हुआ है, यानी कि जो रडियार्ड किपलिंग की बुक है जंगल बुक, उसका नाम जो है मोगली। उसके अंदर जो एक कैरेक्टर है जिसका नाम है मोगली, उसका नाम भी मंगोल के आधार पर रखा गया है। सेकंड पार्ट है हमारा, साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को उसके मध्य एशिया से विदेश पर रखने के उज़्बेकी ने भगा दिया। ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। आगे आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाबर। जो बाबर जो थे वो मुग़ल साम्राज्य के सबसे पहले शासक थे। इन्होंने अपना मुग़ल साम्राज्य स्टार्ट करा था, इनकी वजह से मुग़ल साम्राज्य स्टार्ट हुआ था। इनका शासन का काल जो था 1526 से 1530 था। तो इनके बारे में हमें ये पता चलता है जब इन्हें उत्तराधिकार दिया गया, यानी जब इन्हें शासक बनाया गया, तो ये सिर्फ 12 साल के थे। 12 साल की उम्र में ही इन्होंने शासन करना स्टार्ट कर दिया था बाबर ने। और हमें ये पता चलता है इन्होंने इस तरीके से मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करी क्योंकि एक शासक था जिसका नाम था अब्राहम लोदी। लोदी वंश चल रहा था उनका। तो मुग़ल साम्राज्य के जो बाबर हैं उन्होंने लोदी को हरा दिया था। एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था पानीपत का युद्ध। उस पानीपत के युद्ध में बाबर ने लोदी को हराकर मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत कर दी थी। और बाबर ने उस युद्ध के अंदर तोपों का, गोला बारूद जो थे सबका यूज़ करा था, जिसकी वजह से बाबर की जीत हो गई थी। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट जो है टॉपिक है वो है हमारा हुमायूं का। हुमायूं के बारे में पता चलता है हमें कि ये जो थे ये सेकंड शासक थे, यानी कि बाबर के बाद जो है शासक उनका नाम था हुमायूं। हुमायूं के बारे में हमें पता चलता है कि शेर खान जो थे एक शासक थे जिन्होंने हुमायूं को 2 बार हराया। पहली बार उन्होंने हुमायूं को हराया 1539 में। कब हराया चौसा नाम की जगह के लिए। और दूसरी बार जो हराया 1540 में कन्नौज में हरा दिया था। हुमायूं 2 बार हारे शेर खान से। फिर क्या हुआ, फिर ये बाद में ईरान भाग गए थे
जो ये हमारे हुमायूं थे वो ईरान भाग गए। फिर हारने के बाद फिर इन्होंने ईरान में जाकर सफ़ाविद शाह जो थे उनसे मदद मांगी कि मैं हार चुका हूँ, मुझे मदद दो। उन्होंने मदद करी इनकी, तो फिर इन्होंने दिल्ली पर दोबारा से कब्जा कर लिया हुमायूं ने। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अकबर के बारे में पढ़ते हैं अब हम कि अकबर थे कौन। तो अकबर जो थे वो थर्ड शासक थे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शासक थे मुग़ल साम्राज्य के। जब इनकी 13 साल की उम्र थी, इन्हें 13 साल की उम्र में ही शासक बना दिया गया था। और इन्होंने क्या करा, 1568 के अंदर ही एक राजधानी थी सिसोदियो की, वहाँ पर इन्होंने कब्जा कर लिया था जो हमारे अकबर थे। और अकबर जो थे उन्होंने सफ़ाविदों को हरा के कंधार पर भी कब्जा कर लिया था। कंधार एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी मुग़लों के लिए, जिस पर कब्जा करा था अकबर ने। और इनके बारे में बस खाली इतना ही। अब आते हैं आगे, जहांगीर। जहांगीर के बारे में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहाँ कहलाए, ने विद्रोह किया। जब जहांगीर का शासन चल रहा था उस टाइम पे एक सम्राट थे जिनका नाम था राजकुमार खुर्रम, जिन्हें बाद में कहा गया शाहजहाँ। इन्होंने इसका तख्ता पलट कर दिया, विद्रोह कर दिया और खुद शासन करने लग गए। फिर आया शासन जो शुरू होता है हमारा, वो शुरू हुआ शाहजहाँ का। शाहजहाँ के शासन के बारे में पढ़ते हैं कि शाहजहाँ के शासन में क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। ये यहाँ कुछ खास नहीं है इसके बारे में, यहाँ से थर्ड पॉइंट से पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है। इनके बारे में पता चलता है कि परिणाम स्वरूप कांधार सफ़ाविदियों के हाथ में चला गया जब ये इनका शासन आ गया था। किनका? शाहजहाँ का। जब शाहजहाँ का शासन आया तो उस टाइम पे हमें पता चला कि कांधार जो था वो सफ़ाविदों के हाथ में आ गया था, क्योंकि ये सही से शासन नहीं कर पा रहे थे। फिर 1662 ईस्वी में अतः अहमदनगर को मुग़लों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेना के सुलह के लिए निवेदन किया गया। ये भी कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। 1657 से 1658 में शाहजहाँ के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। यानी कि शाहजहाँ था, जब 1657 से 58 का समय आया उस टाइम पे शाहजहाँ के पुत्र थे वो आपस में लड़ने लग गए कि सत्ता किसे मिलनी चाहिए शाहजहाँ के बाद। तो एंड में जो विजय हुए थे वो हुए थे औरंगज़ेब। औरंगज़ेब विजय हुए और उनके जो और पुत्र थे उन सबको मौत के घाट उतार दिया गया और औरंगज़ेब जो थे वो शासक बन गए। और जो शाहजहाँ थे उन्हें कैद कर दिया गया जेल के अंदर। औरंगज़ेब के बारे में पढ़ते हैं अब। औरंगज़ेब जो थे एक महान शासक थे मुग़लों के। इनके बारे में स्टार्ट करते हैं। राजकुमार अकबर ने औरंगज़ेब के दक्कन के शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। वे ईरान से भाग गया। इसका अर्थ यह है कि एक राजकुमार था जिनका नाम था अकबर, उन्होंने औरंगज़ेब के खिलाफ जो था विद्रोह कर दिया था। और विद्रोह में जो मराठा और दक्कन की सल्तनत थी उन्होंने उसको सहायता करा था औरंगज़ेब को हराने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगज़ेब ने दक्कन के शासक के विरुद्ध सेनाएं भेजी और बीजापुर और गोलकुंडा को मुग़लों के अपने राज्य में ले लिया। यानी कि जब अकबर ने देखा कि उसके ऊपर विद्रोह हो रहा है तो उनने दक्कन के शासकों के खिलाफ अपनी सेना भेज दी लड़ाई के लिए, ताकि उन्हें भगाया जा सके या उन पर विजय हासिल करी जा सके। तो एंड में जाके जब औरंगज़ेब की विजय हुई तो औरंगज़ेब ने गोलकुंडा नाम की जगह को अपने अधीन कर लिया था और बीजापुर नाम की जगह को भी अपने अधीन कर लिया था, यानी कि अपने अंडर में ले लिया था। 1668 में औरंगज़ेब ने दक्कनों के मराठों के विरुद्ध अभियान शुरू कर दिए। जब औरंगज़ेब ने देखा कि ये हमारे विरुद्ध जा रहे हैं दक्कन के लोग, तो उन्होंने दक्कन की जो के जितने भी मराठे थे सबको कब्जे में लेने के लिए उनके विरुद्ध अभियान शुरू कर दिए ताकि उनके क्षेत्रों को जीता जा सके। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है मुग़लों की राजधानी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक ये आ गया हमारा, ये मुग़लों की राजधानी के बारे में हम पढ़ेंगे अब कि मुग़लों की राजधानी क्या थी और कैसे बनाई गई। तो हमें ये पता चलता है कि 16वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान मुग़लों की राजधानी जो थी बड़ी तेज़ी से स्थानांतरित हो रही थी। यानी कि 16 से जब 17वीं शताब्दी का समय चल रहा था तो मुग़लों की राजधानी बहुत तेज़ी से बदल रही थी, कभी एक जगह पे कभी दूसरी जगह पे। तो बाबर की बात करें तो बाबर सबसे पहला शासक था, उनने लोदियों की राजधानी पर अपना वो अधिकार जमा लिया, वहीं पर शासन शुरू कर दिया। लोदियों की राजधानी जो थी वो थी आगरा, वहीं पर लोदियों की राजधानी पर बाबर ने शुरू कर दिया अपना शासन। अब अकबर की बात आती है तो अकबर ने क्या करा, एक बलुआ पत्थर से आगरे में किले बनवा दिया था। अकबर ने क्या करा, एक किला बनवाया बलुआ पत्थर से 1560 के अंदर।
यहाँ से स्टार्टिंग है टॉपिक रियलिटी में। एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं इस टॉपिक को। मुगलों की राजधानी जो थी बहुत तेज़ी से बदल रही थी। 15 ईस्वी से 16वीं ईस्वी के बीच में जो थी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदल रही थी राजधानियाँ। तो सबसे पहले बाबर ने कहाँ स्थापित करी अपनी राजधानी, अपना शासन कहाँ चलाया? बाबर ने चलाया था सबसे पहले आगरा के अंदर। फिर अगर अकबर की बात आती है तो अकबर ने अपना शासन जो चलाया था वो करा था फतेहपुर सीकरी में, अपनी राजधानी बना दी थी। अब फतेहपुर सीकरी में क्यों बनाई उनने? इसलिए बनाई थी क्योंकि ये अजमेर जाती थी, ये सड़क जहाँ फतेहपुर सीकरी थी वो जगह अजमेर जाती थी और जो बहुत ज़्यादा फेमस थी, इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी को फतेहपुर सीकरी के पास स्थापित करवा दिया था। और हमें यह पता चलता है कि मुग़ल शाही जो थे वो चिश्ती संप्रदाय जो थे उनसे बहुत ज़्यादा संबंध रखते थे। इसलिए अकबर ने क्या करा था, शेख सलीम चिश्ती जो थी उनके लिए संगमरमर का मकबरा बनवा दिया था उनकी याद में। फिर अंत में क्या हुआ, जब 1885 का समय आया उस टाइम पे लाहौर में एंड में पहुंचा दी राजधानी इन्होंने अपनी। उत्तर पश्चिम भारत के उत्तर पश्चिम का जो इलाका है उस तरफ इन्होंने अपनी राजधानी को पहुंचा दिया लाहौर के अंदर। फिर एंड में जाके इनकी राजधानी जो 1648 में रुकी वो शाहजहानाबाद में लगाई गई इनकी राजधानी लास्ट में। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इतिवृत्त। इतिवृत्त होता क्या है? ये ऐसे लेख होते हैं जो किसी भी क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी देते हैं कि उस क्षेत्र पे क्या था, कौन लोग थे, कैसे लोग रहते थे, क्या क्या चीज़ें थी, जो हमें ये सब जानकारी देते हैं लेख, उन्हें कहते हैं हमें इतिवृत्त। जो मुग़लों की जो पांडुलिपियाँ हैं वो सारी ज़्यादातर हमें इतिवृत्त के रूप में मिली हैं। अब पांडुलिपि क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पांडुलिपि वे सभी लेख जो हाथों से लिखे जाते थे पांडुलिपि कहलाते थे। यानी कि जो पांडुलिपियाँ जो होती हैं वो ऐसे लेख होते हैं जिन्हें हाथों से लिखा जाता था। हाथों से लिखे जाने वाले लेखों को पांडुलिपि कहा जाता था। जो मुग़ल शासक थे उन्होंने कई सारे इतिवृत्त लिखवाए और इतिवृत्त लिखवाने का उनका मेन मकसद ये था कि उनकी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो उनके राज्य के शासन के बारे में जान सकें कि हमारे पूर्वजों ने किस तरीके से शासन किया था। इसीलिए इतिवृत्तों को लिखवाया जाता था। इतिवृत्त की रचना कैसे कराई जाती थी इसकी रचना के बारे में पढ़ लेते हैं। जो हमारे ज़्यादातर जो जानकारी मिलती है हमें मुग़ल साम्राज्य के बारे में वो इतिवृत्तों के द्वारा मिलती है। जो इतिवृत्त तैयार किए जाते थे वो दरबार के अंदर ही तैयार करवाए जाते थे, दरबार के कवियों के द्वारा। अब वो लिखते क्या थे इसके अंदर? वो लिखते थे राज्य के शासन के बारे में, राजा ने क्या क्या विजय पाई हैं, और राजा के परिवार के बारे में, उनके साम्राज्य के बारे में, और भी उनके कानून नियम सब, महल के बारे में, अभिजात वर्ग के बारे में। ये सभी बातें हमें पता चलती हैं इतिवृत्त के अंदर। यही सब लिखी जाती थी। और जो जब लिख जाती थी, किताबें बन जाती थी, तो उन्हें सेफ रखने के लिए शाही किताब खाना उपयोग किया जाता था। यानी जितनी भी किताबें होती थी पांडुलिपि, इतिवृत्त, वो कहाँ रखे जाते थे? शाही किताब खाने में। अब भाषा की बात करते हैं हम कि मुग़लों ने कौन कौन सी भाषाएं अपनाई थी। तो सबसे पहले हमें पता चलता है मुग़लों के जो जितने भी इतिहास लिखे गए वो सारे लिखे गए फ़ारसी भाषा के अंदर। ये हमारा पहला पॉइंट है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है हमारा, अकबर ने सोच समझकर फ़ारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया। फ़ारसी को दरबार की भाषा का ऊंचा स्थान मिला। जो अकबर थे उन्होंने भी फ़ारसी भाषा को अपनाया और उसे बहुत ऊंचा स्थान दिया, और उन लोगों को प्रतिष्ठा देते थे अकबर जो फ़ारसी भाषा को अच्छी तरीके जानते थे। इसलिए जितने भी लिखने वाले थे, कलाकार, लेखक थे, रचनाकार थे, सभी ने फ़ारसी भाषा को सीखना शुरू कर दिया था। और अगर हम बात करें तो एक ग्रंथ है हमारा महाभारत और रामायण, उसका भी इन्होंने फ़ारसी में अनुवाद करवा दिया था। जो मुग़लकालीन सम्राट थे, इन सम्राटों ने जो रामायण का अनुवाद करवाया वो करवाया युद्धों की पुस्तकों के रूप में। अब पढ़ते हैं मुग़ल चित्रकला क्या थी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो अबुल फजल ने चित्रकारी का एक जादुई कला के रूप में वर्णन किया है। अबुल फजल चित्रकारी को बहुत ज़्यादा सम्मान देता था। यानी कि अबुल फजल थे कौन? अबुल फजल जो थे वो अकबर के एक बहुत ख़ास मित्र थे। उन्होंने कहा है कि जो चित्रकला है वो एक जादुई कला है जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ का चित्र बना सकते हैं।
और हमें चित्रकला के बारे में एक ये पता चलता है कि अकबर जो है उनकी हमें एक मूर्ति मिली है, पेंटिंग मिली है, जिसके अंदर अकबर सफ़ेद पोशाक पहने हुए हैं उस चित्र के अंदर। उससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि शायद वो सूफियों से संबंध दिखाना चाहते थे अपना कुछ। और चित्रकला के बारे में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि शासक जो थे उनका विवाद होता रहता था इस्लाम के उलमा से, क्योंकि उलमा कहते हैं कि उनके जो पैगंबर मोहम्मद थे उन्होंने चित्रकला करने से मना करा है। इसलिए उलमा के बीच में और शासकों के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती थी, परंतु ईरान के शासकों ने उनकी बात नहीं मानी। ईरान के शासकों ने उसे और ज़्यादा बढ़ा दिया चित्रकला को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू। धन्यवाद।